हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुलयारिस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में, जो एक बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक ही वीडियो में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की बात, जो हमारी गुर्जर और प्रतिहार वंश से संबंधित है। तो अगर हम बात करें कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन है वो कब से कब तक था, तो ये 6ठी से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, 6ठी से 10वीं शताब्दी तक का जो कार्यकाल है, जो शासनकाल है, वो किसका रहा है? गुर्जर प्रतिहारों का रहा है। और अगर हम बात करें इनकी जो शक्ति है या इनके शक्ति का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा रह गया, तो वो रह गया मारवाड़, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मारवाड़ के गुर्जर और प्रतिहार। मारवाड़ का देखिएगा जो मुख्य क्षेत्र इनका आता है, एक तो आता है मंडोर और एक आता है इनका क्षेत्र भीनमाल, जो कि देखिए जालोर का क्षेत्र था। तो हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के गुर्जर और प्रतिहारों के विषय में। बाद में देखिएगा जब ये प्रारंभ में मंडोर और भीनमाल थे, बाद में जाकर के इसका और विस्तार होता है, तो ये उज्जैन और कन्नौज तक अपनी शक्ति को पहुंचा देते हैं। ये भी इसके केंद्र माने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ इनका मुख्यतः शासन था, तो मंडोर है, भीनमाल है, उज्जैन है, कन्नौज है, ये इसकी मुख्य शाखाएं भी अपने कह सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लीजिएगा। हम बात करते हैं गोपीनाथ शर्मा की। तो देखिएगा दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि अगर हम 6ठी शताब्दी को देखें तो 6ठी शताब्दी के अंदर राजस्थान नाम का कोई राज्य या कोई इकाई नहीं हुआ करती थी, यानी राजस्थान नाम का कोई शब्द हमारे पास में नहीं था। किसी भी एरिया को हम राजस्थान नहीं कहते थे दोस्तों। उस समय जो अपना मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश का ही एक भाग था जो कहलाता था गुर्जरात्र। हमने क्या कहा, राजस्थान नाम की तो 6ठी शताब्दी में कोई चीज थी ही नहीं। उस समय मरु प्रदेश था और मरु प्रदेश का ही एक स्थान या एक भाग गुर्जरात्र प्रदेश कहलाता था। और इसी गुर्जरात्र पर देखिए शासन कर रहे थे प्रतिहार। तो अब चूंकि देखिएगा गुर्जरात्र पर ये प्रतिहार शासन कर रहे थे, इसलिए सम्मिलित रूप में हम इसको क्या बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। दोस्तों किस नाम से जानते हैं? गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। तो गुर्जर प्रदेश के ऊपर, जो कि मरु प्रदेश का था, प्रतिहारों का शासन होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े तो हम देखिएगा और कहाँ कहाँ इनका वर्णन मिलता है। तो हर्ष चरित्र का नाम आपने सुना होगा। हर्ष चरित्र जो है वो किसकी रचना है दोस्तों? वो बाण भट्ट की है। तो बाण भट्ट ने देखिएगा जो हर्ष चरित्र है उसके अंदर भी गुर्जरों का वर्णन किया है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हमारी आती है CU की। आपको याद होगा किसकी है दोस्तों? ये ह्वेनसांग की है। तो ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा के वर्णन के अंदर इसके बारे में बताया है। इस पुस्तक में गुर्जर प्रतिहार शब्द का वो संबोधन करते हुए कहते हैं कि गुर्जर प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी पिलोमोलो। तो गुर्जर प्रतिहार या गुर्जर प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी पिलोमोलो, जिसे हम भीनमाल कहते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है भीनमाल का पुराना नाम या उस समय का नाम क्या था दोस्तों? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की अगर हम बात करें कि उत्पत्ति कब से मानी या फिर क्या था, तो 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण के अंदर हम इसको मान करके चलते हैं। जोधपुर का बोक शिलालेख है। कौन से शिलालेख की बात करें दोस्तों? हम बोक शिलालेख की बात करें तो उसके अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनका अधिवासन जो है 6ठी शताब्दी के दूसरे चरण में हो चुका था दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें एक और अभिलेख की, तो उसको याद रखिएगा। बादामी के थे चालुक्य। बादामी के चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय। उनका अभिलेख है ऐहोल। ऐहोल अभिलेख के अंदर भी गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है, या हम कहें कि गुर्जर जाति का जो सबसे पहला उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो बादामी के शासक चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमें प्राप्त होता है दोस्तों। अब इस शब्द की थोड़ी सी और व्याख्या अपने कर लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार, इसमें दो शब्द हैं। गुर्जर प्रतिहार में हमें शब्द मिलते हैं दो, एक तो गुर्जर है और दूसरा कौन सा हो गया? प्रतिहार हो गया दोस्तों।
अब गुर्जर जो शब्द है वो इंडिकेट करता है गुजरात जो हमारा प्रदेश था उसको इंडिकेट करता है, और प्रतिहार जो शब्द है वो किसको इंडिकेट करता है, तो ये किसी जाति के लिए हो सकता है या किसी पद के लिए हो सकता है दोस्तों। ऐसे पद या ऐसी जाति के लिए जो राजा के महलों के बाहर रक्षक का कार्य किया करता था। तो प्रतिहार शब्द का अर्थ अपने रक्षक के रूप में या किसी ऐसे पद या ऐसी जाति के रूप में लेते हैं जो महलों के बाहर रक्षक का कार्य किया करता था। अब देखिएगा दोस्तों, प्रतिहार जो जाति थी वो गुजरात प्रदेश से में शासित होने के कारण वहां पर शासित थी, इसलिए वो वहां से जिस वंश की उत्पत्ति होती है उसे हम गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जानते हैं। थोड़ी और बात कर लेते हैं। अपने एक और विद्वान है अपने पास में मजूमदार, वो क्या कहते हैं उनको भी सुन लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमारा प्रतिहार ये जो शब्द है, इस प्रतिहार शब्द का जो प्रयोग हुआ है, इस शब्द का प्रयोग मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए होता है, कि हम जिस प्रतिहार वंश के या प्रतिहार से शब्द की बातें कर रहे हैं उस शब्द का प्रयोग मंडोर के प्रतिहार जाति के लिए होता है, क्योंकि ये जो प्रतिहार थे अपने आप को वंशज मानते थे लक्ष्मण का। किसका वंशज मानते थे दोस्तों? प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे, और लक्ष्मण जो थे वो किसकी सेवा करते थे दोस्तों? राम की सेवा करते थे। तो राम की सेवा में हमेशा लगे रहते थे, तो एक प्रकार के राम की सेवा में प्रतिहार का ही ये कार्य करते थे, और इसीलिए लक्ष्मण चूंकि प्रतिहार थे, ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, तो इसीलिए ये भी क्या कहलाए दोस्तों? ये भी प्रतिहार के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो शासन रहा तो वो गुजरात प्रदेश पे रहा, तो गुर्जर शब्द इसके साथ में जुड़ गया, और ये शब्द कौन सा बन गया दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार बन गया दोस्तों। तो इसके काफी सारे प्रमाण जो है हमें मिलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अरबी यात्रियों की, अरबी यात्री जो हैं वो इसके लिए जुर्ज शब्द का उपयोग करते हैं। कौन से शब्द का? जुर्ज शब्द का उपयोग करते हैं गुर्जर प्रतिहारों के लिए। अल मसूदी जब आए तो अल मसूदी ने इनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था अल गुर्जर। अल गुर्जर कहाँ था? प्रतिहारों को, और प्रतिहार जो राजा था उसके लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया था, ये भी आप याद रखिएगा। बोरा जो था प्रतिहार शासक यानी राजा शब्द के लिए अल मसूदी ने इसको प्रयोग किया था। इसके अलावा कुछ लोग हैं इसे गुर्जर भी कहते हैं, गुर्जर के स्थान पर गुर्जर भी कह देते हैं दोस्तों। और जो देखिएगा जैक्सन है, मिस्टर जैक्सन, माइकल जैक्सन की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, मिस्टर जैक्सन जो है वो बंबई गजेटियर के अंदर गुर्जरों को विदेशी भी मानते हैं। और जो ओझा जी हैं, ओझा जी हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो हैं वो प्रतिहारों को क्षत्रिय मानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मत हमारे सामने मिलते हैं दोस्तों। लेकिन प्रतिहारों की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से मानी जाती है? श्रीमाल या फिर भीनमाल से मानी जाती है। ये प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गुर्जरों की उत्पत्ति है वो किससे मानेंगे, कहाँ से मानेंगे, तो वो हम मानेंगे श्रीमाल से या फिर भीनमाल से। ये आपको याद रखना है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा सा प्रश्न बनता है। अब कनिंघम की अगर हम बात करें तो कनिंघम तो इन्हें कुषाण वंशी मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? कुषाण वंशी मानते हैं। और कुछ इसको जो है हूण वंशी भी मानते हैं, और भंडारकर जो हैं वो इसको विदेशी भी बताते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मत यहाँ पर प्रचलित है दोस्तों। अब हम बात करें गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं की। अगर हम कहें गुर्जर प्रतिहार की शाखा कौन कौन सी थी, तो 3 शाखाएं अपनी मुख्य मान सकते हैं। एक तो थी मंडोर, मंडोर यानी जोधपुर की शाखा, दूसरी आती है भीनमाल की शाखा, और तीसरी आती है कन्नौज की शाखा। ये 3 शाखाएं इसमें मुख्य थी दोस्तों। इसके अलावा एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि इनकी कुल देवी कौन सी थी, तो कुल देवी थी चामुंडा माता। कौन सी माता थी दोस्तों? चामुंडा माता थी। और ये कहाँ की, कौन से स्थान की है? जोधपुर की। देखिएगा चामुंडा माता, यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ दोस्तों, जोधपुर की चामुंडा माता। ये जो है गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी के रूप में मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से, जो हमने समझने की कोशिश की है कि गुर्जर प्रतिहार जो है, पहली बात तो इसमें 2 शब्द हैं, एक गुर्जर है और एक प्रतिहार है। गुर्जर शब्द का जो प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो शासन किया वो गुजरात प्रदेश पे किया। उस समय 6ठी शताब्दी में राजस्थान नाम का कोई शब्द नहीं था, तो वहाँ पर मरु प्रदेश का ही एक क्षेत्र था जो गुजरात कहलाता था, जहाँ पर प्रतिहारों का शासक
शासन हुआ करता था। और प्रतिहार जो शब्द हैं वो देखिएगा सेवक या रक्षक के रूप में हम काम में लेते हैं, क्योंकि प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे और लक्ष्मण एक प्रकार से राम के प्रतिहार का कार्य करते थे, तो वहां से भी प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति मानते हैं और दोनों मिलकर के बन जाता है गुर्जर प्रतिहार, जिसके बहुत सारे उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम समय की बात करें तो 6वीं से 10वीं शताब्दी तक का काल जो है वो इनका माना जाता है, इनका शासन रहा था दोस्तों। अब इसको धीरे धीरे और इनके जो शासन के जो वंश हैं उसको भी समझ लेते हैं। जोधपुर के शिलालेखों से ये प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हुआ था। विशेषतः मारवाड़ के ये शासक थे दोस्तों, और 6वीं शताब्दी में इनका अधिवासन होता है। उस समय राजस्थान नाम के किसी राज्य या प्रांत की कोई इकाई नहीं हुआ करती थी। उस समय राजस्थान का यह जो भाग है वो गुर्जरत्रा कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? जिस स्थान पे ये थे, तो इसीलिए चीनी यात्री युआनच्वांग जो थे उन्होंने गुर्जर राज्य की राजधानी जो है पिलोमोलो या फिर भीनमाल या बाड़मेर बताई है दोस्तों। कौन सी बताई है? पिलोमोलो या फिर भीनमाल को बताया है दोस्तों, या फिर अपने इसको बाड़मेर की तरफ जानते हैं। अब आगे देखिएगा, राजस्थान का वह क्षेत्र जहां प्रतिहारों ने शासन किया वो गुर्जरात्रा था, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए इन्हें गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है, तो गुर्जर त्रास्थान जो था वहां पर शासन करने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। मुहनोत नैणसी जो है इसकी 26 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मुहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई हैं, तो प्रतिहारों की 26 शाखाओं का जो उल्लेख है वो नैणसी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और गुर्जर प्रतिहारों की इनमें से सबसे प्राचीन शाखा की बात करें तो वो मंडोर के प्रतिहार हुआ करते थे दोस्तों। अब इनमें मुख्य की बात करें, मंडोर है, जालोर है, अलवर है, उज्जैन है, कन्नौज है, बड़ौच है, यहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। ये सारे प्रमुख हैं दोस्तों। और मुहनोत नैणसी ने जिन 26 शाखाओं का उल्लेख किया उनमें से मंडोर के प्रतिहार जो थे वो सबसे हम प्राचीन भी कह सकते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी थे। और इनमें इन प्रतिहारों में भी सबसे ज्यादा प्रतापी शासक रहा था हरिश्चंद्र। इसका समय जो है वो 6वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। जैसे अभी हमने बात भी की थी, वहीं से इस वंश की उत्पत्ति भी होती है दोस्तों। तो लगभग 600 वर्ष के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर उदात्त स्वातंत्र्य प्रेम और शौर्य से उज्जवल कीर्ति को अर्जित किया। जालोर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्राप्त होती है दोस्तों, नागभट्ट से प्रारंभ होती है। तो जालोर, उज्जैन और सम की जो नामावली है वो आपको कहाँ से मिलेगी? नागभट्ट से मिलती है, और यही इस वंश का प्रवर्तक भी माना जाता है। जैसे जैसे फैक्ट आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, नामावली किससे प्रारंभ होती है दोस्तों? नागभट्ट से प्रारंभ होती है। और इसे ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। किसको? नागभट्ट को कहा गया है दोस्तों मलेच्छों का नाशक। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडोर की शाखा के विषय में, यानी मंडोर के जो प्रतिहार हैं उनके विषय में। तो यहाँ हमारे पास में सबसे पहला जो शासक आता है वो आता है हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें तो जोधपुर का जो गटियाला शिलालेख है उसके विषय में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। गटियाला जो शिलालेख है जो कि 837 ईसा पूर्व से 861 ईसा की हैं, वो शिलालेखों के अनुसार हमें ये ज्ञात होता है कि 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। किस नाम का? हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, काफी विद्वान था, जिसे रोहिलिदी भी कहा जाता था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हरिश्चंद्र नाम का कौन हुआ करता था? एक ब्राह्मण हुआ करता था, और जो काफी विद्वान था। इसे और क्या कहा करते थे? इसे रोहिलदी भी कहा करते थे। ये काफी विद्वान व्यक्ति था, और ये इसे देखिएगा प्रतिहारों का गुरु कह सकते हैं हम, इसे हम कह सकते हैं प्रतिहारों का गुरु, या हम कहें इसे प्रतिहारों का आदि पुरुष, या हम कहें प्रतिहारों का संस्थापक। तो ये सारे नाम इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। या फिर हम इसको कहें इसका मूल पुरुष, तो ये सारे नाम आते हैं प्रतिहारों का गुरु, आदि पुरुष, संस्थापक, मूल पुरुष। कौन था? रोहिलिदी। और रोहिलिदी किसका नाम था? हरिश्चंद्र का नाम हुआ करता था दोस्तों। अब इसकी देखिएगा 2 पत्नियां थी।
दो पत्नियां थी, एक तो देखिए ब्राह्मण थी और दूसरी थी क्षत्रिय। तो ये जो क्षत्रिय पत्नी है इसका नाम था भद्रा। इस क्षत्रिय पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? इस क्षत्रिय पत्नी का नाम हुआ करता था भद्रा। ब्राह्मण पत्नी से जो संतानें हुई थी वो तो कहलाई थी ब्राह्मण प्रतिहार, और भद्रा से जो उत्पन्न हुई वो कहलाई थी क्षत्रिय परिहार प्रतिहार, वो कहलाई क्षत्रिय प्रतिहार। और इस क्षत्रिय भद्रा के 4 पुत्र हुए थे। कौन कौन से? एक तो था भोग भट्ट, एक था कद्दक, एक था रज्जिल और एक था दह। ये 4 पुत्र थे। किसके? भद्रा के पुत्र थे, जिन्होंने मिल करके क्या किया, जो है शासन स्थापित किया था। इन 4 पुत्रों ने मिलकर के मंडोर को जीता, जिसे मांडव्यपुर भी कहते हैं। और इस मंडोर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिहारों का मूल पुरुष, आदि पुरुष, गुरु कौन था, तो वो हरिश्चंद्र था। इसके 2 पत्नियां थी, जिसमें से एक क्षत्रिय पत्नी थी जिसका नाम था भद्रा। भद्रा से 4 पुत्र हुए थे, भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह। इन चारों ने मिलकर के मांडव्यपुर यानी मंडोर को जीता था और अपने शासन की स्थापना की, और यहीं से वो गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। मंडोर के चारों ओर एक दीवार यानी प्राचीर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अब इसके बाद में अगले जो शासक आते हैं वो हमारे आते हैं रज्जिल। हरिश्चंद्र के बाद मंडोर की जो वंशावली है वो हरिश्चंद्र के तीसरा जो पुत्र था, ये कौन सा पुत्र था? तीसरा पुत्र है दोस्तों। 1 2 3 तीसरे पुत्र से प्रारंभ होती है, यानी 560 ईस्वी से प्रारंभ होती है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि 560 के अंदर प्रतिहार राजवंशों की स्थापना करते हुए इसने अपने राज्य की राजधानी मंडोर बनाई थी और मंडोर में राजसूय यज्ञ का प्रारंभ किया था दोस्तों। अब आप इस बात को, यहाँ जो प्रश्न बनते हैं अच्छे अच्छे कि प्रतिहारों का पहला शासन कहाँ हुआ? मंडोर के अंदर। तो मंडोर की राजधानी, मंडोर को ही इन्होंने क्या बनाई थी? अपने शासन की राजधानी बनाई थी। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिहारों की आरंभिक या पहली राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो वो थी मंडोर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में है दोस्तों। और रज्जिल ने ही एक रोहिस्कूप नामक नगर की स्थापना की। वहां पर महामंडलेश्वर का जो है मंदिर भी बनवाया था दोस्तों। और इसे उसके बाद में देखिए राजा की उपाधि भी दी गई थी। किसकी बात कर रहे हैं? रज्जिल की अपनी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों रज्जिल कौन था? हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था और मंडोर के प्रतिहारों का दूसरा शासक माना जाता है दोस्तों। अब इसने क्या किया? इसके एक ही आती है, इसने राजधानी बना दी और राजसूय यज्ञ इसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिहार वंश का संस्थापक भी अपने इसको कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नरभट्ट के विषय में। अब रज्जिल के बाद में कौन आता है? उसका उत्तराधिकारी नरभट्ट है, वो मंडोर का शासक बनता है। अब नरभट्ट जो है एक उपाधि धारण करते हैं, जिस उपाधि का नाम है पिल्लापेणी। उपाधि का नाम क्या है दोस्तों? पिल्लापेणी। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जाए पिल्लापेणी उपाधि किसकी थी, तो नरभट्ट की थी। नरभट्ट किसके बाद में शासक बना था? रज्जिल के बाद में शासक बना था। रज्जिल कौन था? तीसरा पुत्र था। किसका था? हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र कौन था? आदि पुरुष थे दोस्तों। इस तरह से अटैच करके अगर आप याद करोगे तो ही चीजें आपको याद रह पाएंगी दोस्तों। और इस पिल्लापेणी जो हमने शब्द कहा उपाधि धारण की, उसका अर्थ होता है गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता, इसलिए इसे पिल्लापेणी कहा जाता था। उल्टा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा पूछ ले, गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता है किसे कहते हैं? तो नरभट्ट को कहते हैं। पिल्लापेणी की उपाधि किसकी थी? तो वो भी नरभट्ट की थी। नरभट्ट ने जो पहले देखिएगा रज्जिल ने रोहिस्कूप नगर बसाया था, उसी के अंदर विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। जहां अभी हमने बात की थी कि रज्जिल ने महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर वहां बनवाया था रोहिस्कूप नगर में, और इन्होंने देखिए कौन सा मंदिर बनवाया? विष्णु मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अब देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो नरभट्ट का उल्लेख पिल्लोपेली के नाम से करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के विषय में। नागभट्ट प्रथम की बात करें दोस्तों तो ये कौन था? ये रज्जिल का पोता था। नागभट्ट प्रथम कौन था दोस्तों? ये रज्जिल का पोता था।
और ये मंडोर के प्रतिहारों का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। जैसे हमने पहले चर्चा भी की थी, नागभट्ट कौन है? रज्जल का पोता है। ये बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था और इसने बहुत ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम कहते हैं ना कि प्रतापी शासक था, तो प्रतापी शासक कौन सा होता है? जो महत्वाकांक्षी होता है, साम्राज्य का विस्तार करता है, जिसके काल में राज्य फलता फूलता है, उसकी सीमाओं का विस्तार होता है, उसे हम प्रतापी शासक के नाम से जानते हैं। तो इसने क्या किया? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मेड़ता को अपनी राजधानी बनाता है। और हमने ये कहा ये एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था, यानी साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और इसी उद्देश्य से इसने मरु प्रदेश में मेड़ता को जीतता है। और जो राजधानी है वो मंडोर से मेड़ता, यानी जिसको मेड़ंतकपुर भी कहते हैं अपने मेड़ता को, और क्या नाम आता है? मेड़ंतकपुर कहते हैं उसको, अपनी राजधानी बनाता है दोस्तों। तो नागभट्ट के दो पुत्र थे। नागभट्ट के पुत्रों की बात करें, दो थे, एक था भोज और एक था तात। तो जो तात था वो देखिए वैराग्य ग्रहण कर लेता है, आश्रम में रहता है, वैराग्य ग्रहण कर लेता है। तो उसके बाद में जो अगला शासक आता है वो कौन सा आता है? भोज। नागभट्ट का बड़ा पुत्र तात था, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हुआ करता था, इसलिए भोज उसके बाद में शासक बनता है। अब भोज के काल में कुछ विशेष बात नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट शासक आता है हमारा शिलुक। शिलुक जो है वो 3 पीढ़ी के बाद में मंडोर के प्रतिहार वंश में 10वें शासक के रूप में आता है शिलुक। और वल्लभ प्रदेश में अपनी सीमाओं का विस्तार भी करता है दोस्तों। वल्लभ प्रदेश यानी वल्ल मंडल कहते हैं। और वल्ल मंडल जो है दोस्तों ये जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र है। जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये शासन करता है। वहां के शासक जो है देवराज भाटी को पराजित करता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कि साम्राज्य का विस्तार इसके द्वारा किया गया था। शिलुक एक मंदिर भी बनवाता है, सिद्धेश्वर मंदिर है, जो कहाँ बनवाया है दोस्तों? जोधपुर के अंदर इसका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। इसके बाद में जो अगले शासक आते हैं हमारे वो है जोट प्रतिहार। अब ये कौन था? ये शिलुक का ही पुत्र था दोस्तों, और इसने गंगा में जाके मुक्ति प्राप्त की थी दोस्तों। ये प्रतिहारों का राजा बनता है और गंगा में जाकर के संतोषी जीव था, और ये संगीत और कला का ज्ञाता हुआ करता था दोस्तों। और हम कहें कि ये प्रतिहारों के अंदर अगर कोई वीणा वादक आता है, अकेला वीणा वादक था, तो दोस्तों वो कौन था? प्रतिहार शासक एक ही था, वो था जोट प्रतिहार। यहाँ आपसे पूछा जाए वीणा वादक कौन था, तो जोट प्रतिहार है, वही वीणा वादक हुआ करता था। इसने रावल जाति को अपने दरबार में नियुक्त किया करता था दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, झोट के बाद में जो झोट के बाद में भिलादित्य है वो राजा बनता है, और भिलादित्य के बाद उसका पुत्र जो है कक आता है, वो राजा बनता है दोस्तों। इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, वो घोड़ों के विरुद्ध होता है, और ये स्वयं अपने आप में देखिएगा व्याकरण का ज्ञाता था, ज्योतिष ज्ञाता था, तर्क और विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। तो दोस्तों काफी विद्वान ये व्यक्ति था, कक था। कक के बाद में बाउक राजा बनता है, और बाउक के बाद में उसका सोतेला भाई कक्कुक है जो शासक बनता है। तो कक में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, और दूसरी आपको याद रखना है कि ये भी देखिए जो जोट था उसकी तरह व्याकरण, ज्योतिष और तर्क और विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता हुआ करता था। काफी विद्वान व्यक्ति ये था दोस्तों। अब कक्कुक की बात करें दोस्तों, तो कक्कुक जो है 1861 में 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाता है, जो गटियाला के लेख के नाम से जाने जाते हैं। उनमें से एक शिलालेख का अंतिम श्लोक जो है वो स्वयं कक्कुक के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ऐसा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि इसने 2 स्तंभों का निर्माण करवाया था दोस्तों। एक मंडोर में है और दूसरा रोहिस्कूप नगर जोधपुर में है दोस्तों। ये दोनों कहाँ हैं? एक तो मंडोर में है, एक रोहिस्कूप में है। रोहिस्कूप कहाँ है दोस्तों? रोहिस्कूप जोधपुर में ही है। ये दोनों नगर जो है वो जोधपुर में ही है, जिनका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि इनमें था क्या। अगर हम प्रथम शिलालेख की बात करें तो प्रथम शिलालेख में कक्कुक की विनम्रता से मरु प्रदेश, मांड प्रदेश, त्रवणी, ये जो प्रदेश था उनके प्रति स्नेह और अनुराग को बताया गया है। द्वितीय शिलालेख की बात करें तो रोहिस्कूप नगर को जो है उसको अमीरों के उपद्रव से मुक्त करवाने का उल्लेख भी इसके अंतर्गत मिलता है। और इसमें देखिएगा रोहिस्कूप में महाजनों को जो बसाया था और व्यापार में वृद्धि की थी उसका उल्लेख भी हमें द्वितीय के द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो शिलालेख है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा आगे कक्कुक
के बाद मंडोर के प्रतिहारों का श्रृंखलाबद्ध इतिहास हमें देखने को नहीं मिलता और इस समय में ऐसा प्रतीत होता है कि मंडोर से संबंधित प्रतिहार वंश जो है वो छोटे मोटे सामंतों के रूप में जोधपुर के आसपास में रहना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो ये था हमारा कौन सी शाखा, मंडोर की शाखा, जिसके विषय में हमने बात की थी दोस्तों। इसके बाद में अगली जो हमारी शाखा आती है वो है जालोर के प्रतिहार। किसकी बात करेंगे दोस्तों? जालोर के प्रतिहार की बात करते हैं। जो जालोर यानी भीनमाल। तो भीनमाल शाखा का जो संस्थापक है वो कौन माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। और भीनमाल की ये जो शाखा है, भीनमाल की ये जो शाखा है उसे हम रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहते हैं। रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहते हैं। ये एक दो फैक्ट थे जिनको आपने को याद रखना है। आगे चलते हैं। तो इस वंश का संस्थापक किसको माना गया? नागभट्ट प्रथम को। डॉक्टर ओझा के अनुसार इन प्रतिहारों ने ही सर्वप्रथम चामुंडों से भीनमाल राज्य को छीना और उसके बाद में आबू, जालोर आदि स्थानों पर इनका अधिकार भी रहा था दोस्तों। फिर इन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया। इनकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? उज्जैन इनकी राजधानी आती है। ये यहाँ पर राजधानी को थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद में ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। पहले उज्जैन है, उज्जैन के बाद में कौन सी आती है दोस्तों? कन्नौज राजधानी आती है। ये राजधानियों के प्रश्न यहाँ पर आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नागभट्ट प्रथम के विषय में। 730 से 56-60 जो भी ऑप्शन में आए देख लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के डाटा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। देखिएगा, इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको इन्हें डाटा से डर लगता है, तो सारे सन किसी को याद नहीं रहते हैं दोस्तों। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको अनुच्छेदों से डर लगता है, वैसे ही यहाँ पर जो है सन होते हैं। तो सन को छोड़ करके भी बहुत सारा मैटर है, संदर्भ में इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, एकदम से ये याद नहीं होते हैं। अब नागभट्ट प्रथम जो है इसे नागावलोक भी कहा गया है और इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है दोस्तों। नागभट्ट प्रथम को और क्या कहा गया था? नागावलोक। अगर आपसे पूछा जाए नागावलोक किसका नाम था तो नाग से ही आप इसको पहचान लीजिएगा। इसने अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना किया था। नागभट्ट प्रथम के बाद में कक्कुक और देवराज ने जालोर पर शासन किया। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? नागभट्ट कहलाता है दोस्तों। ये अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले शासक की बात करें तो हमारा वो आता है वत्सराज। तो वत्सराज कौन था? ये देवराज का पुत्र था और वो भी एक प्रतापी राजा था। इसे देखिए रणहस्तिन की उपाधि दी गई है। किस नाम से? रणहस्तिन कहा गया है। रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी की उपाधि दी गई है दोस्तों। किसे दी गई है? वत्सराज को। ये आपको अच्छे से इस नाम को याद रखना है। और इसे प्रतिहार शासक का नींव डालने वाला शासक भी कहा जाता है। ये दो नाम हैं इसके लिए, एक तो रणहस्तिन और एक जो मैं कह रहा हूं प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक। नींव डालने वाला शासक कौन सा है? तो वत्सराज है। भागवत धर्म का संरक्षण करने के कारण ही ब्राह्मण दुग्गिल ने इसे जयवराह की उपाधि भी दी थी दोस्तों। तो इसके अंदर कई उपाधियां हमारे पास में आ जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए जयवराह की उपाधि किसकी थी तो वत्सराज की थी। रणहस्तिन कौन था? तो भी यही था। और अगर आपसे पूछा जाए प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था तो भी दोस्तों यही था दोस्तों। इसने भीनमाल के अंदर राजसूय यज्ञ भी करवाया और 1000 ब्राह्मणों को चांदी की मुद्राएं प्रदान की थी और फिर उन्होंने जो है जयवराह की उपाधि उसके ऊपर अंकित भी करवाई थी दोस्तों। वत्सराज के काल में ही ये कहा जाता है। इसने सती प्रथा, नियोग प्रथा और स्वयंवर प्रथा की जो जानकारी है वो भी हमें प्राप्त होती है और जो शिलालेख है वली प्रबंध वहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो वत्सराज में सबसे पहले हमें याद रखना है जयवराह और रणहस्तिन और जो है प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। उसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ओसिया के प्रसिद्ध महावीर मंदिर का निर्माण इसके समय में हुआ। जालोर में उद्यतन सूरी द्वारा, कुवलय माला और जैन आचार्य जिनसेन द्वारा हरिवंश पुराण की रचना वत्सराज के समय में ही हुई थी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना ये इंपॉर्टेंट शासक था। तो यहाँ पर कुछ नाम हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि उद्योतन सूरी ने जब कुवलय माला लिखी थी और जिनसेन ने जब हरिवंश पुराण को लिखा था तो उस समय वत्सराज ही वहां पर हुआ करता था दोस्तों।
इसके बाद में हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के विषय में। नागभट्ट द्वितीय जो था, इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था दोस्तों? कन्नौज को राजधानी बनाया था। ये वत्सराज का ही पुत्र था दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय। और ऐसा कहते हैं कि लगभग 808 ईस्वी के आसपास इसने राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद से संघर्ष किया था। गोविंद से इसका युद्ध हुआ था दोस्तों। फिर इसके बाद में दोस्तों वो कन्नौज राज्य को भी जीतता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। ये बात हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये नागभट्ट द्वितीय के समय में ही कन्नौज शाखा का प्रारंभ होता है दोस्तों। कन्नौज को जीता, इसलिए प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का यहाँ से विस्तार होता है, यहाँ से निकल करके आती है दोस्तों। इसने उपाधियां परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधियों को ये धारण करता है और अंत में ये गंगा में जल समाधि लेता है दोस्तों। तो इसने कई सारे राजाओं को पराजित भी किया था, इसलिए ये एक प्रतापी शासक अपने कह सकते हैं दोस्तों। नागभट्ट द्वितीय की जो अपनी मृत्यु मानते हैं 833 ईस्वी की मानते हैं, इस समय इसकी मृत्यु हुई थी। और इसकी जो जानकारी है हमें, वो एक ग्रंथ है, इसको याद कर लीजिएगा, चंद्रप्रभ सूरी का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का जो नाम था वो था प्रभावक चरित्र, जिसके अंतर्गत हमें जो है नागभट्ट द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। और ये जो नागभट्ट द्वितीय थे, दानशीलता और कन्यादान के कारण ही इन्हें कर्ण की उपाधि भी दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है, जिसका उल्लेख हमें ग्वालियर के शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलेगा दोस्तों? ग्वालियर के शिलालेख में इसके कर्ण उपाधि का उल्लेख भी मिलता है, क्योंकि दानशील थे और कन्यादान करते थे, इसलिए जो है इसके लिए ये जाने जाते हैं और ये उपाधि जो है इनको इसीलिए दी गई थी दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो मिहिर भोज का नाम आता है। मिहिर भोज में देखिएगा, नागभट्ट द्वितीय के बाद में बात करें तो उसका पुत्र रामभद्र जो है वो शासक बनता है दोस्तों। रामभद्र के समय मंडोर के जो प्रतिहार थे वो स्वतंत्र हो जाते हैं और कोई इसकी विशेष उपलब्धि नहीं होती है। और ऐसा माना जाता है कि ये कोई बहुत ज्यादा प्रतापी शासक नहीं हुआ करता था। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी रामभद्र जो था वो एक निर्बल शासक ही था और उसका उत्तराधिकारी था मिहिर भोज या भोज प्रथम, जो भी कहीं सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। मिहिर भोज अपने पिता रामभद्र की हत्या करता है, उसके बाद में प्रतिहारों का शासक बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रतिहारों का पितृहंता कौन था, तो वो मिहिर भोज का नाम आता है। देखो, कुछ स्पेशल है, जहां समस्या है वहीं प्रश्न है, कुछ विशेष बात हुई है वहीं प्रश्न आएगा। तो मिहिर भोज जो है वो प्रतिहारों का पितृहंता माना जाता है। इसने प्रभास पाटन और आदिवराह की उपाधियां भी धारण की थी दोस्तों। कौन सी उपाधियां धारण की? प्रभास पाटन और आदिवराह की उपाधियां जो है इसके द्वारा धारण की गई थी दोस्तों। इन उपाधियों में थोड़ा बहुत आपको कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल सकता है। जो आदिवराह है वो ग्वालियर के शिलालेख में हमें देखने को मिलती है। कुछ में किसी की मिल जाएगी, किसी के अंदर कुछ भी मिल जाती है दोस्तों। तो ये तो इतिहास है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कभी प्रश्न आएगा तो आप आराम से आंसर देखिए वहां से निकाल लेंगे। आदि विराह की उपाधियां दान की और वराह प्रकार की मुद्रा भी इनके द्वारा जारी की जाती है। अरब यात्री सुलेमान जो है इसे अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु भी कहता है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए आदिवराह कौन था, तो मिहिर भोज था। और अगर आपसे पूछा जाए जयवराह कौन था, अभी हमने उसके विषय में बात भी की थी दोस्तों। जयवराह जो था, जयवराह, आदिवराह तो हो गया मिहिर भोज और जयवराह कौन था? वत्सराज। अभी पीछे हमने इसके विषय में बात की थी दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, आपस में इनको याद रखिएगा। आदिवराह और जयवराह, जयवराह कौन है? वत्सराज है, और आदिवराह कौन है? मिहिर भोज है। ये इनको उपाधियां दी गई है दोस्तों। इसके बाद में आते हैं हमारे महेंद्रपाल प्रथम। इनके गुरु थे राजशेखर। राजशेखर ने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण जैसे ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी महिपाल के समय बगदाद निवासी अलमसूदी जो है वो भारत की यात्रा करता है। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को महाराजा धीराज और रघुकुल मुक्तामणि
और रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा था। तो ये नाम किसके हैं? महाराजा धीराज, रघुकुल मुक्तामणि और रघुकुल मुकुटमणि, ये सारे के सारे जो हैं वो नाम है महिपाल के, जो महेंद्रपाल प्रथम का उत्तराधिकारी था। महिपाल को विनायक पाल और हेरम्ब पाल भी कहा गया। इस वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो वो था यशपाल, जिसने गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव को पराजित किया था और कन्नौज पर अधिकार किया था दोस्तों। तो अंतिम शासक यशपाल है। प्रतिहारों के साम्राज्य का धीरे धीरे जो है 1093 के अंदर पतन हो जाता है। इस प्रकार से हमने गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन अच्छे से कर लिया है। सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने देख ली है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।